समझदार बहू। संजना तुम तैयार नहीं हुई, बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप बिना कितना परेशान हो जाते हो राजेश, वो बात नहीं है संजना। मम्मी को बुरा लग जाएगा, मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। संजना उफ, आप भी न बस एक ही बात करते रहती हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएंगी। सुनी तो मुझे पड़ेगी। राजेश ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाती हैं। पिंक साड़ी में संजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही राजेश घंटी बजाता है। सरला जी दरवाज़ा खोलती है। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश उनके पैर छूता है। राजेश, क्या मम्मी आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ है? सरला जी, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो आ गए, पीछे करे मधुसूदन जी को देखकर सरला जी ने कहा। राजेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। राजेश, कैसे हैं पापा? मधुसूदन जी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? पीछे खड़ी संजना यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था राजेश को बहला फुसलाकर गुरुग्राम ले गई नौकरी के बहाने। मम्मी पापा से इकलौते बेटी को अलग करने के लिए भी संजना को दोषी मानती थी। मधुसूदन जी, अरे बेटा बैठे, खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। संजना फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मधुसूदन जी, बेटा जॉब कैसे चल रही है? राजेश, बढ़िया पापा, सब मज़े से चल रहा है। सरला जी, क्या मज़े से चल रहा है? देख, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं। या पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा संजना की तरफ था कि वो भी तो जॉब करती थी। राजेश, अरे यार मम्मी फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ, और फिर आपने हर वीकेंड पर मिलने आता तो हूँ। सरला जी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना तो ध्यान रखा कर। राजेश, मम्मी ध्यान रखते हैं, हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। मधुसूदन जी, अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगे पिलाओगे या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगी। संजना उनके पीछे जाती है। संजना, लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। सरला, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। संजना वापस आ जाती है। वह एक नज़र राजेश की तरफ देखती है। राजेश उसे शांत रहने को इशारा करता है। सरला जी कुछ देर में प्लेट से नाश्ता लगा कर ले आती है। सरला जी, चाय पियोगे या कुछ ठंडा? राजेश, मम्मी आप बैठो, चाय संजना बना लाएगी, आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सरला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। राजेश, मम्मी तुम हर समय संजना को बुरा भला कहती रहती हो, जानती तो हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वो जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर आप लोगों से मिलने आती है। सरला जी, अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है, सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़ी माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। मधुसूदन जी, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात न करने के बजाय लड़ रही हो। तभी संजना चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। कुछ देर वहाँ रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाती हैं। संजना, राजेश मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है, वो तो हर चीज़ के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती है। राजेश, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की ही तो बात होती है, सुन लिया करो। संजना, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक दिन की टेंशन पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजय लंच में कविता से बात करती है।
संजना कल से मूड खराब है यार। कल फिर से राजेश के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। कविता अरे यार, सास की बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? ज़्यादा सोच मत, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, मुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। संजना नहीं, मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दे। कविता हाँ यह तो बात है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है संजना। नहीं यार, अब मैं टेंशन नहीं चाहिए। पिछली प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ। मम्मी जी को लगता है मैं राजेश को अपने साथ ले गई। कविता लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकती हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। संजना तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाता है, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राजेश भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती है। कविता चल ठीक है, सोच ले, अपना कैरियर भी तो बनाना होता है। देखा जाए शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। संजना राजेश पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देते। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं राजेश। हाँ ठीक है संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेले मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी। संजना राजेश लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती है। राजेश वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। संजना ठीक है, मैं चली जाऊँगी। शनिवार को संजना राजेश के मम्मी पापा से मिलने पहुँच जाती है। सरला जी राजेश नहीं आया, क्या बात है? संजना मम्मी जी वो बेंगलोर गए हैं कंपनी के काम से, मंडे तक आ जाएंगे। सरला जी पहले तो मुझे पता कर जाता था, अब की बार बताकर भी नहीं गया। संजना मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते आपसे मिलेंगे। मधुसूदन जी कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। संजना मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सरला जी को संजना की बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आँख राजेश को ढूंढने को तरस रही थी। संजना ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहाँ रुककर संजना उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात में करीब 2 बजे अचानक संजना को फ़ोन की घंटी बजी। संजना ने देखा अनजान नंबर से फ़ोन था। हेलो, कौन? आदमी संजना बोल रही हो? मैं आप लोगों को हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। संजना क्या हुआ उन्हें? वो तो ठीक है ना? आदमी जी वो अभी आईसीयू में है, आप आ जाइए। बस संजना की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फ़ोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। सचिन दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी को कल आने वाले थे। संजना पता नहीं उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए। मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। सचिन नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे। आपको छोड़कर सुबह मैं उन्हें ले आऊँगा, फ़ोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट से बैग लेकर गुरुग्राम आ जाता है, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। संजना डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर देखिए, अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उनके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। संजना सचिन तू मम्मी जी और पापा जी को ले आ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइयो, बस कह दियो थोड़ी सी चोट लगी है।
संजना उसे भेजकर राजेश के मिलने जाती है। राजेश की पूरे सिर पे पट्टी बंधी थी। वह दर्द से कर्रा रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टी बंधी थी। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंची। संजना, कैसे हो आप? राजेश थोड़ी सी आँख खोलकर संजना को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना संजना। आप चिंता न करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों में आंसू बह रहे थे। राजेश, मम्मी कहाँ है? एक बार इससे आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। संजना, सचिन गया है उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ टूटा नजर आ रहा था। उसी इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी, बेटी क्या बात है, कैसे है राजेश? अब संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी, यह तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना, मैंने इससे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। राजेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। सरला जी, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। संजना पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था। उसके जवाब में लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, डॉक्टर देखिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा स्ट्रेस से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। सरला जी, चुप हो जा, अब जो होना था वो हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन दीदी, मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, ये लोग में आते होंगे। संजना के सर पर मधुसूदन जी ने अपना हाथ फेरा। मधुसूदन जी, बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पे भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर। सभी आईसीयू के बाहर बड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें धनदास बंधा रही थी। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आया। बोले, जगदीश भाई साहब, आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन, तू इन्हें घर ले जा। सरला जी, मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा। फिर वे मधुसूदन जी से बोले, जगदीश जी भाई साहब, मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। सचिन, चलिए दीदी, आप पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। कोमल जी, उन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी, कोमल कुछ नहीं, बेचारा राजेश हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी, मैंने इसलिए इन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जाकर सब बता देगा। यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो कुछ ही भी घर चली जाना। कोमल जी, अब क्या होगा हमारी बच्ची का? उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पे पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। जब वो सबको लेकर घर पहुंचा तो वहाँ पहले से भीड़ लगी थी। संजना, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सच सच बता। सचिन, दीदी सब खत्म हो गया। संजना, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी, क्या बकवास कर रहा है?
मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन दीदी पापा अभी जीजा जी को लेकर आ ही रहे हैं। ये सुनकर संजना अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी रिश्ते में कुछ औरतों ने संजना को संभाला। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वो रोने लगी। उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वहाँ जाते ही वो सरला जी से लिपट कर रोने लगी। सरला जी बेटा, हमेशा के लिए मुझे से छीन लिया, अब तो तू आज़ाद है, जो करना है कर ले। यह कहकर सरला जी ने संजना को झटक लिया। संजना जी, माँ कोमल जी यह देखकर संजना को संभाला। कुछ देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। राजेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपट कर लगातार रो रही थी। संजना बार बार राजेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जगदीश जी ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने राजेश की अंतिम संस्कार जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में से किसी की तबीयत खराब न हो जाए। राजेश को लेकर चले गए। संजना को कुछ औरतों ने नहला कर बैठा दिया। संजना अपनी माँ से लिपट कर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वो पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज राजेश को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों को ताना ताना लगा हुआ था। जिसने भी सुना वो दौड़ कर शौक प्रकट करने पहुंच गए। वही रिश्तेदारों के बीच बैठी संजना अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए तब सरला जी ने मधुसूदन जी को कहा, सरला जी सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया है। संजना को कहो 13वीं के बाद ये भी चली जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मधुसूदन जी, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था। वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। सरला जी मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। वह मन ही मन फैसला भी कर लिए चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। राजेश की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। तभी रिश्तेदार चले गए। तब जगदीश जी ने कहा, जगदीश जी अब जो कुछ होना था वो हो चुका है। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहे तो संजना आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहती तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरला जी यहाँ रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच चुके होंगे। जगदीश जी हाँ, यही ठीक रहेगा, इसे दूसरी शादी करनी है क्या नहीं उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ देता हूँ। चल बेटी संजना, यहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। संजना पापा आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। जगदीश जी लेकिन बेटा ये लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। सरला जी हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। संजना मम्मी जी आप कुछ भी कहती रहें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। आपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। मधुसूदन जी, सरला यह इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो यह जा सकती थी, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये यहीं रहे। जगदीश जी बेटी तू अपने भविष्य के बारे में सोच, हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दे और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। संजना लेकिन पापा मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या, उन्हें कौन देखेगा? आपको पता है राजेश अपनी मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे, वो जिम्मेदारी वो मुझे सौंप कर गए हैं। सरला जी बेटी
मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आँख खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी अब हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे, हमारे लिए राजेश की यादें ही काफ़ी है। संजना, मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहे तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। जगदीश जी, ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा न हो कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता का घर चली आना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहाँ से चले गए। संजना, सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना। मम्मी जी, आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर को कमरे में गई। सरला, अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना, नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूँगी, बस कुछ दिन की बात है। मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यही आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। मधुसूदन जी, बेटी, मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। संजना, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसे नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। संजना, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुरा कर देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। संजना, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना, सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन कर ले। अविनाश जी, तुम क्या कह रही हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजना, सर, मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाते हैं और अपने काम में लग जाती हैं। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी, संजना, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में काम कर सकती हो। अभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना, लेकिन सर, ये सब कैसे होगा। अविनाश जी, तुम इसकी चिंता मत करो, आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना, इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजना, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी, बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने से डरते रहते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना, सर, आप। अविनाश जी, संजना, कुछ ज़रूरी काम था, एक प्रोजेक्ट बनानी थी। संजना, सर, मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी, नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी भी आ गए। अविनाश जी ने उन्हें पैर छुए। संजना, मम्मी जी मेरे बॉस हैं। सरला जी, बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बेटो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।
अविनाश जी, नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी, बेटा इसे अपना ही घर समझो, चलो काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए तो बता देना। इसी तरह समय बीतता रहा। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे। अब वे घर में काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी, सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करवा दें। मधुसूदन जी, मैंने भी नोटिस किया है, तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती है लेकिन वो साफ मना कर देती है। संजना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी, बेटी हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी तब अविनाश जी का फ़ोन आता है। अविनाश जी, संजना आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। संजना, सर बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वालों को पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। और आप चाहे तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी, मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, सरला जी बेटी, बहुत दिनों से अविनाश नहीं आया। संजना, माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी, लेकिन क्यों संजना? माँ जी, मुझे बहुत सोच कर चलना होगा, उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? सरला जी, लगता है बेटी उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली, हमारा तो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। संजना, नहीं माँ जी, वो बात नहीं है, हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। सरला जी, लेकिन बेटी उन्हें बुरा लग जाएगा। संजना, माँ जी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती है। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन मधुसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फ़ोन किया। जगदीश जी कैसे हैं? समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मधुसूदन जी, मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाइए, वो दुनिया से अलग होकर केवल हम लोगों के बारे में सोचती रहती है, जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी है। हमारा क्या है, राजेश के जाने के आधे तो हम पहले ही टूट चुके थे, अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई ना होगा। चाहिए मधुसूदन जी ने सारी बात समझते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। जगदीश जी, आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूँगा। सभी मिलकर संजना को समझाते की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अड़ल रहती है। संजना, आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी की बहुत दुखी रहने लगती हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्धा आश्रम में बात कर रखी थी, दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरला जी, क्या दिन देखने पर रहे हैं? मधुसूदन जी, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे, इसलिए मैं अपने बैंक से कार्ड, घर के कागज़, अपना फ़ोन सब छोड़ दिया।
जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वो निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना, ये आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर लिए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं। संजना, पापा, आपको सब पता था ये लोग जाने वाले हैं, आप मुझे बता सकते थे। मैं उन्हें रोक लेती। जगदीश जी, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले मधुसूदन जी ने मुझे फ़ोन पर बताया। वे स्टेशन से बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हारे संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन के उस दोहराए पर खड़ी थी जहाँ एक सड़क उसे कई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मोकश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।